medical or engineering aspirant. So good evening friends, welcome to Azu for Tech. हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। ये क्या था एक्चुअल में मैं लेक्चर शेयर कर रहा था, उसी समय ऐड स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से कुछ विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ आपको सुनाई दी। नहीं भैया, ज्वाइनिंग अभी नहीं आई है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए आप भी, फिर 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। आज ऑलरेडी लेट हो गया है। वर्कलोड थोड़ा सा इस समय ज़्यादा चल रहा है। नमस्कार विजय जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज रामाज्ञा जी टाइम पे आ गई। आज सर खुद लेट हो गए हैं। चलिए, हाँ 9 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, फिर और जल्दी हो जाएंगे। वैसे आज कितनी तारीख है? आज 21 है यार, 9 दिन है। हम सोचे यार सितंबर सितंबर में 10,000 आ जाते तो क्या बढ़िया बात थी। सितंबर सितंबर में 10,000, बट इस स्पीड पे तो नहीं लग रहा कि हो पाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए सेशन। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, ठीक है। विजन यार, बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे, टेंशन मत लो, सब होगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दिलीप क्या नहीं बताया यार, मैं अभी कुछ कर रहा था, मैं सारे कमेंट्स नहीं देख पाया। क्या कह रहे हो आप? क्या नहीं बताया मैंने? दोबारा से कमेंट कर दो यार, ऊपर के कमेंट्स ना मिस हो गए। मैं थोड़ा लेक्चर जरा शेयर कर रहा था, तो मैंने कहा मैं भी शेयर कर दूं। क्या पूछ रहे थे? और नहीं तो क्लास के एंड में पूछ लेना। तो इन अ पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड, ठीक है। तो जो आपका वेटेड एवरेज रेनफॉल या जो आपका थीजन पॉलीगन मेथड होता है, इसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि द वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल ड्यू टू एलिवेशन डिफरेंस इज नॉट टेकन केयर, ठीक है। मान लीजिए एरिया तो ठीक है, बट एलिवेशन की वजह से भी क्या होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी में या रेनफॉल में जो वेरिएशन आता है, उसका आपका पॉलीगन मेथड जो है वो सही नहीं रहता। तो इसने पॉलीगन मेथड इज रिलायबल ओनली फॉर प्लेन एरियाज, ठीक है। तो जो आपका पॉलीगन मेथड है वो केवल प्लेन एरिया के लिए है, जबकि जो आइसोहाइटल मेथड है वो प्लेन और हिल्ली दोनों एरिया के लिए। इस पर और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि कौन सा मेथड दोनों एरिया के लिए है। तो आइसोहाइटल मेथड प्लेन और हिल्ली दोनों के लिए हो जाएगा। प्लेन और हिल्ली दोनों तरह के एरिया के लिए हो जाएगा, ठीक है।
अब आपका जो आइसोहाइटल मेथड है इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड, और इसमें क्या होता है आपका जो टोपोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस हैं दे आर टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, तो कौन से मेथड में टोपोग्राफिकल जो फीचर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसेस हैं, उनको भी हम लोग कंसीडर करते हैं, तो वो आइसोहाइटल मेथड होता है। आइसोहाइट क्या होते हैं, तो इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस हमें क्या दे देती हैं, आइसोहाइट्स प्रोवाइड कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनफॉल सिमुलेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, रेनफॉल सिमुलेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, हाँ जी बताइए जल्दी से। अभी आएगा आइसोप्यूवियल का भी क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी, लेकर आए हैं उसको भी बताएंगे। तो इसके नाम से कंफ्यूज मत हो जाना कि रेनफॉल सिमुलेटर है तो कभी रेनफॉल इंटेंसिटी को मेजर करता हो, नहीं, ये एक्चुअली क्या करता है आपका इनफिल्ट्रेशन को बताता है। तो इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, दो तरीके से हम लोग इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं। एक तो भाई गड्ढा करा, उसके अंदर पानी भर दिया और देखा कि वो वाटर को सीपेज में कितना समय लग रहा है, वहां से आप इनफिल्ट्रेशन निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, हम लोग जैसे मूवीज में देखते हैं ना, कौन सा गाना था वो, 3 इडियट में, तो मूवीज में हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल रेन कर देते हैं ना, तो रेनफॉल मतलब बारिश हो नहीं रही होती बट एक गाना उन्हें शूट करना है तो बारिश करवा दी ना। तो एक रेनफॉल सिमुलेटर उस तरीके का एक आर्टिफिशियल रेन टाइप का सिमुलेशन किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली जब ड्रॉप ऊपर से गिरती हैं, ग्राउंड पर इम्पैक्ट करती हैं, वो सारे फीचर्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो रेनफॉल सिमुलेटर से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ये जो वाटर है वो अर्थ में ग्राउंड में किस तरह से सिमुलेटर। क्लाउड सीडिंग डिफरेंट चीज है यहाँ, ये तो बहुत छोटे लेवल पर है ना, क्लाउड सीडिंग की जाती है बड़े लेवल पर, जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पर ये क्लाउड सीडिंग एक्सेट्रा की जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड गिव्स एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन अ हिली एरिया। आप देख लो कई बार क्या होता है हमें आंसर मालूम होता है बट यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन कर दिया हिली एरिया, तो हम कंफ्यूज हो सकता है क्या हिली एरिया के लिए भी क्या आइसोहाइटल ही होता है, तो हाँ बिल्कुल आइसोहाइटल ही आंसर होगा यहाँ पर भी। ठीक है, हिली हुई प्लेन हो दोनों के लिए। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज निकालने का, ठीक है, कि P1 प्लस P2 अपॉन, जैसे P1 की लाइन है और ये P2, ठीक है, और इनके बीच का ये एरिया है। यहाँ पर हम लोग लीनियर वेरिएशन मानते हुए इन दोनों प्रेसिपिटेशन के बीच का जो एरिया होता है वहां पर इन दोनों का एवरेज प्रेसिपिटेशन ले लेते हैं P1 प्लस P2 अपॉन 2 और इंटू A1, और इसी तरीके से हम लोग, तो ये टोटल एक तरीके से वॉल्यूम आ जाएगा और उस वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो आपके पास एवरेज प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ रेनफॉल बिटवीन टू सेक्शंस इन आइसोहाइटल मेथड इज एज्यूम्ड एज। आइसोहाइटल मेथड में दो सेक्शंस के बीच में जो हम रेनफॉल का वेरिएशन लेते हैं वो किस तरह का लेते हैं, यूपीपीएससी में आया हुआ है ये। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया P1 प्लस P2, जब कभी भी अरिथमेटिक एवरेज लिया जाएगा, जब कभी भी अरिथमेटिक एवरेज लिया जाएगा तो समझ लीजिएगा कि वहां पर जो वेरिएशन है वो लीनियर है। वेरिएशन कैसा है, लीनियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑड वन इन द फॉलोइंग, विच इज द ऑड वन इन द फॉलोइंग। रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्न में से विषम कौन है ये बताना है, सम विषम बताना है। ठीक है, तो रेन, क्योंकि आपका हेल, स्नो और स्लीट ये सब क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, ओलावृष्टि, बर्फबारी। ठीक है, जबकि आपका जो रेन है वो क्या है, लिक्विड है। रेन क्या होता है, तो प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑफ साइज ग्रेटर देन 0.5 mm एंड लेस देन 6 mm। आधे mm से बड़ी बूंदें और 6 mm से छोटी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। ठीक है, स्लीट क्या होता है, स्लीट रेफर्स टू अ मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन। तो स्लीट क्या है, स्नो और रेन का मिक्सचर है। हेल आप लोग जानते ही हैं, इनका डायमीटर 5 से 50 mm तक हो जाता है और ये सॉलिड प्रेसिपिटेशन है।
ड्रीजल, रिमझिम जो बारिश होती है उसको हम लोग ड्रीजल बोल देते हैं ना। द फॉल ऑफ न्यूमरस यूनिफॉर्म माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैविंग डायमीटर लेस देन 0.5 mm, तो 0.5 mm से जो छोटे वाले होते हैं उनको हम लोग ड्रीजल बोल देते हैं। एक होता है ग्लेज, इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विच फॉल्स एज रेन एंड फ्रीजेज व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद कोल्ड ग्राउंड। तो बारिश की फॉर्म में ही पानी गिरता है बूंदों की फॉर्म में, लेकिन जैसे ग्राउंड पर जाकर हिट करेगा तो जम जाएगा। तो जब ग्राउंड पर जाकर जमता है तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्लेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लेज बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड एज स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज? स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज, तो कौन सा होगा? अब आंसर करेक्ट करते हुए, ठीक, तो आंसर जो होगा आपका होगा ये सिफॉन टाइप। जो साइमंस टाइप होता है, ऑप्शन ए, दिलीप बताया कि बेटा ऑप्शन ए जब आए तो पुनर्विचार कर लिया जाए। तो साइमन जो होता है वो नॉन रिकॉर्डिंग होता है और सिफॉन जो होता है वो आपका रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिकॉर्डिंग गेजेस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, टिपिंग बकेट टाइप, वेइंग टाइप एंड नेचुरल सिफॉन टाइप। नेचुरल सिफॉन टाइप ये हमारे पास रिकॉर्डिंग रेन गेजेस होते हैं। ठीक है, टिपिंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप एंड नेचुरल सिफॉन टाइप। नेचुरल सिफॉन टाइप को हम लोग फ्लोट टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोट टाइप, फ्लोट टाइप। ठीक है, तो ये जो फ्लोट टाइप होता है यही हमारा स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है, इंडिया में यूज करते हैं। इसमें होता है क्या है कि जैसे यहां पर एक सिस्टम है, तो यहां पर एक पेन जो है वो मान लीजिए इस तरह से पेन है और ये पेन किसी सिस्टम से अटैच्ड है, फ्लोटिंग सिस्टम से अटैच है। तो जब इसमें वाटर फिल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जो पेन होगा वो रोटेट करेगा। अब यहां पर एक सिलेंडर लगा होगा, ठीक है, ऐसे होगा सिलेंडर या ऐसे होगा, ठीक है, जैसे भी होगा एक सिलेंडर लगा होगा, ऐसे मान लेते हैं। और जब रोटेट करेगा तो इस पेपर भी रोटेट करेगा। तो पेपर रोटेट करते समय देखो, जैसे यहां पर बारिश 0 थी, अब ये पेपर रोटेट कर रहा है तो रोटेशन से क्या होगा, हमेशा पेन के आगे एक नया पेपर आता जाएगा। तो जैसे जैसे पानी भरता जाएगा, ये फ्लोट जब ऊपर जाएगा तो इस तरीके से लाइन बनेगी। अब सोचो जितना तेजी से बारिश होगी, ये पेन उतना तेजी से ऊपर जाएगा, तो ये लाइन आपको उतनी ज्यादा सीधी मिलेगी। और अगर बारिश हल्के हो रही है, धीमे धीमे है, तो ये पेन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो यहां पर क्या है, इंटेंसिटी ज्यादा है, इन लाइंस में इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा, और यहां पर इंटेंसिटी क्या है, कम। तो इससे हमें इंटेंसिटी का भी आइडिया हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, द प्रेसिपिटेशन इज टर्म्स is measured in terms of intensity of pressure, depth of water, quantity of water, volume of water. ठीक है, तो डेप्थ ऑफ वाटर की टर्म में इतने सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ, ये हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत मेहनत लगी है आज के लेक्चर में भी, आपको आगे देखिए बहुत ज्यादा पूरा दिन लगा समझ लो आज का लेक्चर आपका तैयार करने में।
रेन ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन इज ड्यू टू, रेन ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन इज ड्यू टू, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हाई प्रेशर। देखिए आंसर जो है वो हाई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। आंसर बुक में ए दिया है, आंसर इज नॉट हाई प्रेशर। देखो तो समझिए कि बारिश सर्दियों के दिनों में बारिश कैसे होती है, इसको समझते हैं। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों के समय में क्या होता है, देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के नॉर्थ में हाई प्रेशर एरिया होता है, मतलब जहां हम रहते हैं। कोल्ड ड्राई विंड्स विलो फ्रॉम दिस रीजन, नहीं हम हिमालय के साउथ में रहते हैं ना, नॉर्थ में थोड़ा रहते हैं, चलो नॉर्थ एरिया मान लो। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशियंस टू द साउथ, साउथ की तरफ आएगा। इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नाउ दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। नाउ अब है आपका आंसर, एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन in a southeasterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाई प्रेशर से कहां जा रहे हैं, लो प्रेशर एरिया में जा रहे हैं। These are known as the southwest monsoon winds। These winds blow over the warm oceans, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India। मेनलैंड ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब क्या समझे। और पहली बात तो समझो कि विंड, हवा क्यों चलती है। विंड का रीजन क्या होता है, आपने देखा होगा आसपास में कहीं पे बारिश हुई, तो बारिश हुई पता चला हिमाचल में और ठंड लग रही है यूपी वालों को, बारिश हुई कश्मीर में उत्तराखंड में बर्फबारी हुई, ठंड हमें यहाँ लगे, तो बोलते हैं ना कि यहाँ पर ठंडी लगने लगी, मतलब पहाड़ों पर बर्फ गिरी है, ऐसा बोलते हैं ना, पहाड़ों पर बर्फ गिरी है, ऐसा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर की डेंसिटी कम होती है, जब एयर की डेंसिटी कम होती है तो प्रेशर डिक्रीज करता है। जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पर डेंसिटी बढ़ जाती है और प्रेशर भी आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हवा हमेशा किधर से किधर चलती है, जिस तरीके से वाटर फ्लो करता है उसी तरीके से हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ जो है वो विंड चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब बारिश होगी कोल्ड वेदर में तो याद रखिएगा हाई प्रेशर जोन से जो विंड है वो लो प्रेशर जोन की तरफ जा रही है मॉइस्चर को साथ में लेके, और वहां पर जाकर बारिश होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है भाई। तो ये ज्योग्राफी पढ़ने वालों को, जिन्होंने जीएस की तैयारी किया उन्हें ये आना चाहिए था, ठीक है। तो बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोहाइट इज अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतनी जगह तो क्वेश्चन ने नहीं ली इतना। तो आइसोहाइट क्या होता है, आइसोहाइट इज अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल, इक्वल रेनफॉल, ठीक है। अभी आइसोप्यूबियल भी आएगा आगे, फिर आप दोनों में डिफरेंस समझ जाओगे, हालांकि ऑलमोस्ट दोनों सेम है, एक स्लाइट डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड कर्व, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन डीएडी कर्व्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर ड्रॉन एज। तो नाम से मालूम चल रहा है डेड कर्व क्या होंगे, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन, किसी पर्टिकुलर एरिया पर जब प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो कितना, कितनी डेप्थ हमें मिल रही है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन को हम लोग डेप्थ के टर्म में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके मैक्सिमम एनवेलप्स थ्रू दी एप्रोप्रिएट डेटा पॉइंट्स। अभी नाम से अब थोड़ा सा ना ऑप्शंस आपको अजीब से लग रहे होंगे, ये मैक्सिमाइजिंग एनवेलप क्या है,
एप्रोप्रिएट डेटा पॉइंट क्या है, इस तरीके से। तो डीएडी कर्व्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ रेनफॉल एट अ रेन गेज स्टेशन इज कॉल्ड पॉइंट रेनफॉल। किसी रेन गेज स्टेशन पर जो रेनफॉल हमें बता रहा है उसको हम बोलते हैं पॉइंट रेनफॉल। टू कन्वर्ट द पॉइंट रेनफॉल डेटा टू अ एरियल रेनफॉल डेटा, that is to find out how much rainfall will occur over various areas, DAD curves are used। यानी कि हमने रेन गेज ए बी सी डी 4 पॉइंट पर लगाए, तो वहां पर जो हमें जो रेनफॉल का डेटा मिला ये केवल उन पॉइंट्स का है। अब उन पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी भी हो सकती है, बाकी एरिया पर उतना हो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, इसके डेटा से हम लोग एक टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एक एवरेज वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक एवरेज डेप्थ मिल जाएगी। ये इसका वर्क होता है, ठीक है। अब देखिए डीएडी कर्व में हम लोग क्या करते हैं, ये आपको डीएडी कर्व इस तरीके से मिलेंगे। इधर आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम एवरेज डेप्थ। देखिए एक तरफ बोल रहा है एवरेज डेप्थ और दूसरी तरफ बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो एवरेज डेप्थ की भी वैल्यूज अलग अलग मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर एरिया पर आपने केवल 1 घंटे के अंदर कितनी बारिश हुई उसकी एवरेज डेप्थ निकाली, फिर आपने सेम एरिया के लिए 6 आवर्स का ड्यूरेशन लेते हुए डेप्थ निकाली, फिर आपने 12 आवर्स के लिए डेप्थ निकाली, फिर 18। यार ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं पर बारिश हो रही है, अगर 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर की बारिश हुई है तो 6 घंटे में उससे ज्यादा ही होगी, 12 घंटे में उससे और ज्यादा होगी, 18 घंटे में उससे और ज्यादा होगी। यानी कि जो एवरेज वैल्यू है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एवरेज वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दूसरी बात, जब मैं एरिया इंक्लूड करता जाता हूं, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कल लखनऊ में बारिश हुई थी, इलाहाबाद में बारिश हुई थी, पर मुरादाबाद और गाजियाबाद में बारिश नहीं हुई, तो अगर मैं केवल लखनऊ का एरिया लेकर चलता हूं तो डेप्थ ज्यादा मिलेगी। अगर मैं केवल प्रयागराज का डेटा लेकर चलता हूं तो डेप्थ ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर मैं पूरे यूपी को कंसिडर कर लूं तो उसके अंदर ऐसे एरिया भी आ जाएंगे जहां पर बारिश हो रही है और ऐसे एरिया भी आ जाएंगे जहां पर बारिश नहीं हो रही है, तो उससे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाता जाता हूं, ये जो मैक्सिमम एवरेज वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या करेगी, स्लाइटली डिक्रीज करेगी। इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। समझ रहे हैं? तो डीएडी कर्व एरिया वर्सेस मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एवरेज प्रेसिपिटेशन हमें देता है। अब यहां से हमें एक इक्वेशन मिलती है मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन के लिए, पी मैक्स इज इक्वल्स टू पी नॉट ई पावर माइनस का के इंटू 25 पावर एन। ठीक है, तो यहां से भी हमारे को ये क्लियर हो जाता है कि यहां पर किसकी बात हो रही है, मैक्सिमम की बात हो रही है। तो ये जो कर्व्स होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एनवेलप बोलते हैं। कुछ इसी तरीके का आपने सॉइल में भी पढ़ा था जब हम लोग शेयर स्ट्रेंथ एनवेलप फाइंड आउट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स रिसीव इतना सेंटीमीटर ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन। याद है हम लोग कक्षा 9 और 10 में पढ़ते थे सवाना के घास के मैदान, राइट। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स रिसीव कितनी बारिश होती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में, तो 90 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अप टू कितना रहेगा, अप टू 150 सेंटीमीटर, अप टू 150 सेंटीमीटर। The tropical and subtropical grasslands, savannas and shrublands are characterized by a rainfall levels between 90 to 150 centimeters per year. However, there may be great variability in soil moisture throughout the year. ठीक है, next question. A rainfall with intensity greater than 4 millimeter per hour but less than 6.5 mm per hour is known as. यहाँ पर इन्हें रेंज देनी चाहिए थी, यहाँ पर उन्हें, लेकिन अप टू 150 हो गया ना, तो अप टू 150 वहां तो रेंज होगी ना एक। ये क्या होता है आपके पास, मॉडरेट रेन होती है। क्या होती है, मॉडरेट रेन। तो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन ये तो आपको बता ही दिया, रेन। तो टाइप ऑफ रेन एंड इंटेंसिटी इन मिलीमीटर पर आवर। तो लाइट रेन, अगर 1 से 2.5 मिलीमीटर पर आवर तक की बारिश हो रही है तो लाइट। मॉडरेट में क्या हो जाएगा, 2.5 से 7.5, 2.5 टू 7.5, और 7.5 से अगर ज्यादा होती है तो क्या हो जाएगा, हैवी रेन।
हैवी, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल इन इंडिया कंपेयर टू वर्ल्ड, पूरे विश्व की तुलना में भारत में कितना प्रतिशत क्या है फ्रेश वाटर है, कितने प्रतिशत, ऐसा कुछ सलमान खान का कोई शो आता ना, कितने प्रतिशत भारतीय है। हाँ। तो 4%, कितना 4%। तो जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है पूरे विश्व की वो है 16%, और पानी है केवल 4%, पानी है केवल 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 का दाम, a spring which is formed when the downward passage of groundwater in a permeable deposit is hindered by an underlying impervious layer। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका इम्परवियस है, और यहां से वाटर जो था वो परकोलेट कर रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से जो स्प्रिंग फॉर्म होगा उसे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम स्प्रिंग। तो मैंने आपके पीडीएफ में लगा दिया, पहले समझ लीजिएगा व्हाट इज स्प्रिंग्स। तो वी हैव सीन दैट वेयर प्रेसिपिटेशन रीचेस द ग्राउंड, some runoff the surface into streams and rivers and some of it infiltrates। कुछ पानी क्या करता है, ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, passing through the soil, water that reaches the water table to become ground water may eventually re-emerge at the surface as springs। तो जो बारिश का पानी कुछ तो रन ऑफ कर जाएगा और कुछ ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, इसी का कुछ पार्ट कहीं और जाकर ग्राउंड पर री इमर्ज कर जाता है। कैसे री इमर्ज कर जाता है, वेयर दी वाटर टेबल इंटरसेक्ट दी सरफेस। वाटर टेबल क्या होती है, ग्राउंड सरफेस पे आ जाती है। कुरुक्षेत्र महाभारत का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अर्जुन ने भीष्म पितामह को एक तीर मारा और पता चला वहां पे पानी फूट पड़ा। तो वहां पर कुछ इस तरीके का रहा होगा, वाटर टेबल बहुत हाई रही होगी। ठीक है, now almost all streams and rivers have springs or seepages as their ultimate source or are fed by them at various points along their courses। ठीक है, अब इसमें आपके पास आर्टिजियन स्प्रिंग्स आ जाएंगे, अदर तरह के आ जाएंगे, आप पढ़ते रहिएगा। फिर वैली स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, सॉल्यूशन चैनल स्प्रिंग्स हैं, यह आता है आपका जो हमें मेन हमारा है, दैट इज स्ट्रेटम स्प्रिंग्स। ठीक है, बेटा अच्छा बच्चा तुम लग रहा है आज की पहली क्लास में भागने के मूड में हो, है तुम्हारी हरकतें मुझे ऐसी लग रही है आज। Stratum springs form where the downward flow of groundwater is prevented by an underlying impermeable layer of rock, which can result in a line of springs emerging at the boundary between the two layers। ठीक है, तो ऊपर परवियस लेयर है, नीचे इम्परवियस लेयर है, जहां पर बाउंड्री दोनों की होगी, वहां से वाटर क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकता तो बाहर को आने लगेगा। ठीक है, समझ रहे, तो इस तरह से आपका ये बनता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इमेज शायद आपको उतनी अच्छी यहाँ पर दिखाई ना दे, लेकिन कभी कभी जो डेजर्ट्स टाइप एरिया होते हैं, यहाँ पर सर्टेन जगह पर ये कुछ हल्की फुल्की आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है। ये ग्रीनरी कैसे डेवलप होती है कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में, कि यहाँ से वाटर जो इन्फिल्ट्रेट करता है वो नीचे नहीं जा पाता, तो ये यहाँ से वाटर आ रहा है, नीचे यहाँ पर जा नहीं पाया तो ये यहाँ से बाहर आने लगता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, जहां पर मॉइस्चर होगा वहां ग्रीनरी डेवलप जो है वो हो जाएगी, ग्रीनरी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो दिस डेजर्ट इन जॉर्डन हैज स्पार्स vegetation except at the boundary between a permeable sandstone and an underlying impermeable granite where there are stratum springs। ठीक है, there are stratum springs। So next question, the commonly used rain gauge is, commonly used rain gauge is,
अब कॉमनली यूज रिकॉर्डिंग है, नॉन रिकॉर्डिंग है, कुछ बताया नहीं है, तो हमें मालूम है फ्लोट टाइप, आपको बताया था फ्लोट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमंस रेन गेज इज ऑफ टाइप, तो आपको मालूम है साइमंस रेन गेज जो है वो आपका कैसा है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप होता है। कैसा होता है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। तो टाइप्स ऑफ रेन गेजेस, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग आज तक अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना, साइमंस टाइप was mostly used in India till the year 1969। केवल 1969 तक हम लोग साइमन टाइप यूज करते थे, बट एग्जाम में आज तक यही पूछा जा रहा है। However, since 1969, the Indian Meteorological Department has adopted another model called standard gauges। स्टैंडर्ड गेजेस, ठीक है। तो जो पुराना मॉडल था 1969 वाला, वो ये था। इसमें डिफरेंस बेसिकली क्या था कि जो फनल थी वो ग्राउंड से 20 सेंटीमीटर ऊपर रखी थी, 20 सेंटीमीटर ऊपर थी। ये सारा डेटा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और ये जो बॉटल है, इसका जो डायमीटर था वो 12.7 सेंटीमीटर था। फनल का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ग्राउंड, ठीक, ये ग्राउंड से टोटल हाइट ये आ गई। जबकि अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं आज की डेट में, वो ये यूज कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पर ये जो हाइट है ग्राउंड से केवल 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो बेस है वो 60 सेंटीमीटर का है। तो मैंने लगा दिया, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which instrument is used to measure the precipitation in the regions of difficult and inaccessible terrains? हाँ, डायमेंशन पूछी गई है। बहुत से स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं, वो कहते हैं सर आपने मेडीजी में कोचिंग की थी कभी? सर आईएएस मास्टर में की थी सर, हमने तो पढ़ रखा है, नोट्स बना रखे हैं, क्या करेंगे रिवीजन बैच लेकर। तो भैया ये क्वेश्चन कभी नहीं करवाए जाएंगे आपका, ना वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं सारी चीज़ें। स्टेट में जो मर्जी वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, रडार, ठीक है। Although rain gauge is the commonest means of measuring rainfall at a location, it is subject to errors, especially in windy conditions। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, रेन गेजेस मेनली यूज करते हैं, बट radars designed specifically to detect precipitation are being used increasingly by meteorological services throughout the world। Radar provides an alternate means of measuring rainfall over an area। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। लेकिन 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 साथ ही साथ ये भी याद रखना आप, जो टिपिंग बकेट गेज होता है, जो टिपिंग बकेट गेज होता है, इसके थ्रू ये भी इसका आंसर हो सकता था। बट अच्छी बात ये थी कि टिपिंग बकेट गेज जो था वो ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में टिपिंग बकेट नहीं है, फ्लोट टाइप है, वेइंग बकेट टाइप है, सिफॉन रेन गेज है। तो आपका जो ये टिपिंग बकेट गेज होता है, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, द रेन वाटर इज फर्स्ट कॉट इन अ कलेक्टर एंड देन पास थ्रू अ फनल, द फनल डिस्चार्जेस द वाटर इनटू अ 2 कंपार्टमेंट बकेट। When 0.1 mm of rainwater gets filled up in one compartment, the bucket tips, emptying into a reservoir and moving the second compartment into place beneath the funnel. The tipping of the bucket completes an electric circuit, causing a pen to mark on a revolving drum. Since the movement of tipping of the bucket can transmitted electronically over distances, इसको माइंड करना कि
transmitted electronically over distances. Such gauges are generally installed in hilly and inaccessible area. कहां पर? हिली एंड इनएक्सेसिबल एरिया। तो क्योंकि इनके सिग्नल को आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हो, इसने टिपिंग बकेट गेज को भी हम लोग इनएक्सेसिबल एरिया में क्या करते हैं, इनको हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ गए? हाँ, लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, आपको इनको मेंटेनेंस के लिए वंस इन ए वाइल आपको जाना पड़ेगा, मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, या इंस्टॉल करने के लिए जाना पड़ेगा, उसके बाद नहीं जाना पड़ेगा, उसके बाद नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी नालायक टाइप के आए ना, इधर मेरे स्क्रीन पे तो शो हो नहीं रखा, इधर से ब्लॉक है, चैनल से भी ब्लॉक हो जाएंगे, और कोई 2-4 नालायक दिखे तो उन्हें आप पर्सनली ब्लॉक कर दिया करो, ठीक है, पर्सनली ब्लॉक कर दिया करो। ठीक है भाई, तो इसका दोनों आंसर हो सकते थे, बट क्योंकि ऑप्शन में नहीं तो आप रडार को टिक करेंगे। एक्चुअली बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि रडार का मतलब यार कुछ एरोप्लेन जा रहा है, कुछ जा रहा है, उसके लिए तो रडार से बारिश कैसे, तो मैंने कहा ये भी दिखा देते हैं। नाउ फुल फॉर्म ऑफ यूएसएलई यूज्ड इन हाइड्रोलॉजी इज, यूएसएलई की फुल फॉर्म, ये यूपीपीसीएल में 2019 में आया। हाँ जी, यूएसएलई की फॉर्म, तो इसका होता है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, सही है, वेरीफाइड है गूगल से। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, the universal soil loss equation is widely used mathematical model that describes soil erosion process, soil erosion process. Next question, the flow in the major rivers of India is monitored by, the flow in the major rivers of India is monitored by, ठीक है, तो CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? NBSS एंड LUP, ये क्या होता है? NBSS एंड LUP क्या होता है? CGWB क्या होता है? IMD क्या होता है? कभी इन पर भी अगली बार क्वेश्चन आ जाए तो देखिए, जो CGWB इसका मतलब होता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये केवल ग्राउंड वाटर के लिए होता है, तो ये खत्म। NBSS एंड LUP क्या होता है? इट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, और IFD तो आपको पता ही है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अगर हम ये चारों फुल फॉर्म पता भी थी तो हम लोग एलिमिनेशन से इसको कर सकते थे, एलिमिनेशन से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद, हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद, हाँ जी, रेन वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, तो हर तरीके का वाटर, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, a conventional flow duration curve is a plot between,
क्या आंसर बता रहे हैं इसका? डी, फ्लो रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेकन टू एम्प्टी अ रिजर्वायर। ये क्या चक्कर है आपके? ये आंसर एक सेकंड वेट कीजिएगा, आपके आंसर सही से दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, हाँ अब दिख रहा है। तो फ्लो एंड परसेंटेज टाइम फ्लो इज एक्सीडेड। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा, आंसर इज ए। ठीक है, तो देखिए, द फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दैट शोज द परसेंट ऑफ टाइम specified discharges were equaled or exceeded during a given period. It combines in one curve the flow characteristics of a stream throughout the range of discharge without regard to the sequence of occurrence. ठीक है, कैसा दिखता है ये कर्व? तो इस तरह का दिखेगा, इधर परसेंटेज ऑफ टाइम फ्लो इज एक्सीडेड और आपका इधर फ्लो आ जाएगा, कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो टोटल टाइम का कितने परसेंटेज टाइम डिस्चार्ज इस वैल्यू से ज्यादा था, कितने सर्टेन टाइम में उससे ज्यादा था, कितने अदर टाइम में उससे ज्यादा था, वो आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका ये दिखता है ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विद वाटर ड्रॉप्स ऑफ साइज। हाँ जी, तो रेंज क्या रहेगी इसकी? 0.5 टू 6 mm, 0.5 टू 6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। अ सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, इसका आंसर कीजिए। मतलब बार बार रिफ्रेश करते जाओ आप, आगे का दिखता रहेगा। अ सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, क्या आंसर होगा? रिकॉर्ड द क्लाउड कवर, रिकॉर्ड द रेनफॉल इंटेंसिटी, रिकॉर्ड द क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल, रिकॉर्ड नन ऑफ द अबव। क्या देखिएगा, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज रिकॉर्ड्स द क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल। हालांकि इसे इंटेंसिटी फाइंड आउट की जा सकती है बट इनडायरेक्ट वे में, बट इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, तो आपके पास क्या ये रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है? ठीक है, तो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज में क्या होता है कि मान लीजिए सुबह 8 बजे बारिश स्टार्ट हुई, तो डेटा तो आपके पास आएगा ही, डेटा तो आपके पास आएगा ही कि तो 9 बजे तक कितनी बारिश हुई, फिर 10 बजे तक कितनी हुई, फिर 11 बजे तक कितनी हुई। तो आपका हर समय पर मतलब 9 PM पर कितनी डेप्थ थी वो मालूम आपको चल गई 9 AM पर, फिर 10 AM पर कितनी डेप्थ थी वो आपको मालूम चल गई 11 पर। तो ये सारा वाटर क्या होता है? कलेक्ट होता है। ठीक है, हाँ शशांक, इस बात को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, इस बात को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वेरी करते हुए मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय जो लेक्चर्स थे बहुत जल्दबाजी में ज्यादा टाइम करवाए गए थे, उतना समय नहीं था, बट अभी मैं थोड़ा सा और ज्यादा रिसर्च करके आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो अब जो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट ऑथेंटिक होंगे, मतलब अब जो बताया जा रहा है वो ज्यादा सही करके बताया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो वो इस तरह से वेरी करेंगे। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है। Recording type rain gauges are those rain gauges which can give us a permanent automatic rainfall record without any bottle reading. In this type of a gauge, a man has not to go to the gauge to measure or to read the amount of rain fallen. There is a mechanical arrangement by which the total amount of rain fallen. Now, since the record was started gets recorded, the gauge thus produces a record of cumulative rain versus time. ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है यहां पर? क्यूमुलेटिव रेन वर्सेस टाइम, ये ग्राफ मिल जा रहा है। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मास कर्व।
तो ये हमें क्या बता रहा है, बेसिकली मास कर्व दे रहा है। क्या कर रहा है, मास कर्व दे रहा है। बट इसी में आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा बिसाइड्स गिविंग द टोटल अमाउंट ऑफ रेन फॉलन एट अ स्टेशन, सच अ कर्व विल ऑल्सो हेल्प इन इंडिकेटिंग द टाइम्स ऑफ ऑनसेट एंड सेसेशन ऑफ अ रेन। कब बारिश शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, ये भी मालूम चल जाएगा। आगे से में लिखा है द स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स अस द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फॉर एनी गिवन पीरियड। जैसे मैंने बताया था कि कम टाइम में ज्यादा, ठीक है, यहां से बारिश धीरे धीरे हो रही है, फिर यहां से यहां तक हम देख रहे हैं कि कम टाइम में ज्यादा बारिश हुई तो तेजी से एकदम से बारिश हुई, फिर रेट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो जो प्रेसिपिटेशन का रेट होता है वो क्या देगा मुझे, डीपी बाई डी टी। डीपी बाई डी टी इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ये लिमिट लगाना भूल गए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहां से हम लोग रेट ऑफ रेनफॉल और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूं आपको कि बेसिकली क्या कर रहे हैं इससे, कि इट रिकॉर्ड्स द क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल विद टाइम। याद रखिएगा, विद टाइम, समय के साथ में। एंड वी कैन फाइंड द रेनफॉल इंटेंसिटी ऑल्सो। बात समझ में आ रही है। तो रेनफॉल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है, सेंटीमीटर पर आवर, मिलीमीटर पर सेकेंड या मिलीमीटर पर मिनट। इंटेंसिटी डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं होती, उसको फाइंड आउट किया जा सकता है, उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लियर हो गया। बेटा डीएडी कर्व विद रेस्पेक्ट टू एरिया था, डेप्थ ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average time required for a batch of water to pass through the settling basin। ये settling basin लिख दिया, it is settling basin। settling basin are kind of sedimentation tank। अरे इनको अंदर की बात नहीं, अंदर की बात है कि मेरे कुछ खास स्टूडेंट है, उनको मैं ना पीडीएफ दे देता हूँ पहले और साथ में आंसर भी दे देता हूँ। और हम लोग एक और चालाकी करते हैं, उनको कहता हूँ बीच बीच में ना कुछ आंसर गलत करते रहना, किसी को शक ना हो। सारे आंसर सही दे दोगे और सबसे पहले दे दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़। सबको मालूम चलेगा पीडीएफ पहले से मिली हुई है, तो कुछ आंसर बीच में गलत भी करते रहते हैं। हाँ भाई, बहुत कंफ्यूजन किया है इसने भी। डिटेंशन टाइम या फ्लो थ्रू टाइम। शशांक तुम उस ग्रुप में ऐड तो यार, तुम्हें मिली नहीं पीडीएफ, कैसी बातें कर रहे हो। तुम्हें ऐड तो कर रखा है उस ग्रुप में। मोहित तुम्हें भी ऐड कर देंगे। चलिए, ठीक। तो इसका आंसर फ्लो थ्रू टाइम ही है, इसका आंसर जो है वो फ्लो थ्रू टाइम ही है, ठीक है। पहले समझते हैं व्हाट इज डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम क्या होता है, क्या देखिएगा, डिटेंशन टाइम इज द थ्योरेटिकल यानी कि कैलकुलेटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर और वेस्ट वाटर टू पास थ्रू अ टैंक एट अ गिवन रेट ऑफ फ्लो, एट अ गिवन रेट ऑफ फ्लो। रामाज्ञा जी उसने बताया ना, एक लैपटॉप में चल रहा है और मोबाइल में पीडीएफ खोल लेते हैं और लैपटॉप पे लेक्चर चला लेते हैं। समझ गए। तो याद रखिएगा डिटेंशन टाइम जो वो थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड टाइम है, थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड टाइम है।
डिटेंशन टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, तो डिटेंशन टाइम क्या होता है, कोई वाटर मॉलिक्यूल है उसे एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना समय लगता है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर एक वाटर पार्टिकल है और ये लेंथ है और इस साइड में इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। तो इस पार्टिकल को यहां से इस वेलोसिटी से जाने में कुछ समय लगेगा, तो जो मैं टाइम कैलकुलेट करूंगा टी डी वो हो जाएगा एल अपॉन वी। यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक्चुअल में ये जो वेलोसिटी होती है ये होती है एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अब याद रखिएगा जो सरफेस पर जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, यहां पर एक होता है शॉर्ट सर्किटिंग, जैसे हवा की वजह से या अदर रीजन की वजह से इनकी वेलोसिटी ज्यादा, तो ये क्या करेंगे, पहले पहुंच जाएंगे और ये जो नीचे वाले पार्टिकल है वो यहां पर बाद में पहुंचेंगे। तो जो एक्चुअल में टाइम इसे यहां से यहां तक लग रहा है वो हो गया आपका फ्लो थ्रू पीरियड। ठीक है, तो द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बैच ऑफ वाटर टू पास थ्रू द सेटलिंग बेसिन इज नोन एज फ्लो थ्रू टाइम। ठीक है, जो टाइम लग रहा है, जो टाइम लग रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के लिए एक टर्म और होती है डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ फ्लोइंग थ्रू पीरियड to detention period. Flowing through period is the time taken by a batch of water to travel from the entry to exit of settling time. Because of short circuits produced in water current, flowing through period is less than the detention period. ठीक है, वी तो मिस्टर इंडिया बना हुआ है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, फाइंड आउट करने का, फ्लोइंग थ्रू पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड इजिली। फॉर दिस सोडियम क्लोराइड्स इज एडेड टू इन्फ्लुएंट and after some time collected effluent is subjected to chloride content test which decides the flowing through time। ठीक है भाई, तो अलग अलग टाइम इंटरवल पर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड सेटल होता जाएगा। गुरुजी आप आधे बच्चों के साथ नहीं बने भाई, हम किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करते। भाई देखो, ये तो कहना पड़ेगा कि एक काम करना, जब मैं टेकपुर का मेरा पहला लेक्चर और एजू फॉर टेक के मेरे अभी तक के लेक्चर्स, वो सारे लेक्चर्स पे जाना और सब में कमेंट्स पढ़ना। ठीक है, सब में कमेंट्स पढ़ना, आप देखना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको आपको मैक्सिमम लेक्चर्स पे कमेंट्स मिलेंगे। अब यार मैं जब उन कमेंट्स को पढ़ूंगा तो मैं देखूंगा इस बच्चे का यहाँ भी कमेंट है, इस बच्चे का यहाँ भी कमेंट है, इस बच्चे का यहाँ भी कमेंट है। फिर मैं डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स देखूंगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप देखूंगा, मैं फेसबुक देखूंगा, मुझे वहां पर दिखेगा यार ये बच्चा मेरा यहाँ भी लेक्चर शेयर कर रहा है, वहां भी शेयर कर रहा है। जैसे एक मयंक है, एक लड़का है मयंक शर्मा, मेरे ख्याल से मयंक शर्मा है, पता नहीं इस समय लाइव है या नहीं है। तो एक सिविल इंजीनियरिंग का एक बड़ा ग्रुप है, वो मैं वहां पर शेयर नहीं करता था कि खुद ही अपने लेक्चर वहां पर शेयर करना थोड़ा सा है, लेकिन मैंने देखा कि वो लड़का वहां, वो इतना बड़ा टेलीग्राम ग्रुप था, वो हो सकता है उसके फ्रेंड का था शायद, जो भी है, तो वहां पर वो डेली डेली वो लेक्चर वहां पर शेयर करता। तो मैंने कहा एक दिन ठीक है कर दिया होगा, दूसरे दिन कर दिया होगा, तो डेली मैंने वहां पर देखा, तो भाई मुझे उसकी पहचान हो गया, ये लड़का है यहाँ पर डेली लेक्चर जो है वो शेयर करता है। ठीक है, फिर वहां पर किसी ने मेरे लिए कुछ गलत लिख दिया था, मेरा यूपीपीएससी यही वाला, वहां गलत लिख दिया मेरे लिए कि ये देखो ये आ जाते हैं सीट खराब करने के लिए, है ना, कि इन्होंने पहले भी यूपीपीएससी में वही लिख दिया कि एग्जाम पर टैगपुर का, ये टैगपुर की फैकल्टी है, वह पहले भी मतलब ये क्वालिफाई करके बैठे पड़े हैं, इस बार भी सीट खराब कर देंगे, ऐसा ऐसा करके। तो और क्या, ठीक है, तो होता है यार, कुछ लोग ऐसे करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा सा अलग से नजर में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मैं उनको घर पे जाके होम ट्यूशन दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना कि भाई आ जाओ, है ना। इसी तरीके से लाइव देखो, कुछ बच्चे रहेंगे वो हमेशा लाइव रहेंगे, टाइम पर आएंगे, कुछ है कि देखो 80 लाइव वॉचिंग थी, बाद में वो आएंगे चाय वाय पी के, नींद खुलाई, चलो चले आते हैं, सर पे एक एहसान कर देते हैं लाइव जाकर, है ना।
तो जो यार क्लास में रेगुलर रहेगा, बाकी सारी चीजें भी करेगा, ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं नजर में आ जाता है। अब दिलीप है जैसे, अब इन्होंने पता रखा, हमें 9 बजे याद दिला देते हैं कि सर ओवर टाइम हो गया, तो हमें दिलीप नजर में आ गए कि हाँ भाई दिलीप चलो यार 9 बज गए। तो जब दिलीप मुझे विजन बैच की याद दिलाने लगते तो मैं समझ जाता हूँ, है कि नहीं। अब जैसे कल जब मैं वो नेक्स्ट, जब लास्ट में आंसर किया था तो मुझे एकदम शशांक का याद आ गया कि सबसे पहला कमेंट शशांक का, तो सर नेक्स्ट। तो ऐसा नहीं है कि मैं भाई किसी को होम ट्यूशन नहीं दे रहा हूँ, अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो है क्लास में यहाँ पर है। नहीं प्रभांशु भैया तुम तो प्रभास हो रहे हो, बाहुबली। अब देखो ये रामाज्ञा जी ये राजस्थान घूम रही थी, डेली लेट आती थी, तो कल इनको भी कह दिया था, आज भी देखो कहा कि भाई आज टाइम पर आ गए, है ना। अब वो गलत वजह से नजर में थे कि भाई डेली लेट में आते हैं, बाद में आके गुड इवनिंग करते हैं। वो एक कौन किसका ऐड था, मेंटोस का, है ना। हाँ बिल्कुल भाई साहब, आपने भी बीच में थोड़ी सी नालायकी कर दी थी, इस वजह से आपका नाम लेना बंद हो गया था, बट अब ठीक है। हाँ अब जैसे ये अभय प्रताप है ना, अब इनका मुझे याद है कि ये कभी मेरे मैथ्स के लेक्चर के, इनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो मैंने बल्कि खुद ही पूछा था, अभय तुम वही अपने बिहार वाले अभय हो, तो बोले हाँ सर वही है। तो याद रहते बच्चे, तब जब मैं मैथ्स पढ़ाता तो हार्डली 4 या 5 बच्चे लाइव आते थे, एक डीजे था, एक अभय थे, और 2-3 बच्चे और थे, एक हमारे एक और दिलीप है, वो इस समय नहीं है, वो बालक भी भटका हुआ बालक है, दिलीप यादव है शायद, ठीक है। तो वो भी है ना पुराना बालक, तो ये 2-4 बच्चे वो आते थे, तो अभी है कि मैं भी हवा में कहाँ पढ़ाता है, 4 बच्चे आ जाते थे, थोड़ा सा आराम से पढ़ा लेते थे, तो तब से याद है, ठीक है। चलो आगे करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टिलिंग बेसिन इज प्रोवाइडेड एट द डाउनस्ट्रीम फ्लोर। स्टिलिंग बेसिन का काम क्या होता है? और सबसे बढ़िया तरीका होता है भाई, एग्जाम निकालो, एग्जाम क्वालिफाई करो, फिर मैसेज भेजो सर सिलेक्शन हो गया, भाई उससे फिर तो सबसे बड़ी पहचान तो वही है। ये देखो ये शिवम ने बिल्कुल मन की बात छाप दी मेरे यहाँ पर। चलिए बढ़ा आगे। तो स्टिलिंग वाटर, स्टिल वर्ड से आया स्थिर, तो पानी को स्थिरता प्रोवाइड करने के लिए वो कैसे होगा, जब व्हेन इट विल डिसिपेट एनर्जी ऑफ फ्लो, ठीक है, एनर्जी ऑफ फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, when rainfall is associated with considerable amount of snow, the most suitable type of rain gauges। ये मैंने लास्ट टाइम गलत बता दिया था, इसका आपका आंसर मैंने शायद लास्ट टाइम इसका आंसर टिपिंग बकेट बता दिया था, और मेरे ख्याल से बुक में भी इसका आंसर जो है वो टिपिंग बकेट ही दिया हुआ है ना। तो टिपिंग बकेट नहीं है, इसका आंसर डी है, डी वेइंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट, ठीक है। टिपिंग बकेट इज नॉट द आंसर, आंसर इज वेइंग बकेट टाइप, वेइंग टाइप, डी आंसर है इसका, सही आंसर इज डी, ठीक है। नाउ स्नोफॉल water equivalent, the weighing type recording gauge is also used to determine the water content of snowfall, ठीक है। ये क्या करता होगा, स्नो का वेट मेजर कर लेता होगा, और वेट के करस्पॉन्डिंग हमें मालूम चल जाता होगा कि कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है। ये आपका विकिपीडिया से लिया गया है, वो बुक से था, ये विकिपीडिया से, वेइंग प्रेसिपिटेशन गेज। तो इसमें दिख रहा है द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ गेज ओवर टिपिंग बकेट, याद रखिएगा वेइंग प्रेसिपिटेशन गेज का एडवांटेज, द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ गेज ओवर टिपिंग बकेट्स आर दैट it does not underestimate intense rain and it can measure other forms of precipitation including rain, hail and snow। तो यहां पर एक तीर से दो शिकार हो गए, यहां पर एक तीर से दो शिकार हो गए, हमें आंसर भी मालूम चल गया और साथ में ये भी मालूम चल गया कि टिपिंग बकेट गलत है, क्योंकि टिपिंग बकेट के ऊपर वेइंग प्रेसिपिटेशन गेज का ये एडवांटेज है कि ये रेन, हेल और स्नो को मेजर कर सकता है, मतलब टिपिंग बकेट मेजर नहीं करता है।
ठीक है, टिपिंग बकेट मेजर नहीं करता है। ठीक है भाई, चलिए मैं सोच रहा हूँ कल को अपना एक अमेजोन का अकाउंट बना लेता हूँ और नीचे यूथ पब्लिकेशन की बुक का लिंक ना अमेजोन वाला वहीं पे डाल दिया करूंगा। इतने बच्चे खरीदते हैं यार, कुछ तो फायदा होगा, उसी लिंक के थ्रू खरीदा करना। ठीक है, आज ही करता हूँ उसको, अमेजोन एसोसिएट बन जाता हूँ। ठीक है, तो अब ठीक है, कल को मैं क्या करूंगा, वीडियो के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में वो अमेजोन का लिंक दे दूंगा, किसी को बुक खरीदनी हुआ करे तो वहीं से खरीदा करना। ठीक है, फ्री में पब्लिसिटी हो रही है, वहां से फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? Normal ratio method is used for estimating missing annual precipitation value at a station when the annual precipitation and normal annual precipitation at neighboring stations are known। सही बात है। नॉर्मल रेशियो मेथड क्या होता है? मिसिंग डेटा को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड कह रहा है अरिथमेटिक एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रेसिपिटेशन इज सुपीरियर टू थीजन पॉलीगन मेथड। तो ये तो गलत है, अरिथमेटिक मेथड तो सबसे बेकार होता है ना। तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका? आंसर आ गया बी। फिर पढ़ लेते हैं, आइसोहाइटल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज रेनफॉल इज सुपीरियर टू अरिथमेटिक एवरेज मेथड एंड थीजन पॉलीगन मेथड। सही बात है ना। तो पहला और तीसरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, when rain falls as water droplets of size less than 0.5 mm so light in weight to appear as floating in air, हवा में तैरती हुई बूंदे जब नजर आए। ठीक है, तो उसको क्या बोला था? ड्रिजल बोला था। ड्रिजल 0.5 mm से छोटी बूंदे क्या बोलते हैं हम इसको? झर पड़ रही है। हिंदी में क्या बोलते हैं? झर पड़ रही है, झर पड़ना, है ना। तो झर है ये ड्रिजल। द रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज गिव्स। ठीक है, हाँ जी, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज से क्या मिलेगा? मास कर्व ऑफ रेनफॉल, हाइड्रोग्राफ, टोटल रेनफॉल ऑफ 24 आवर्स पीरियड, मंथली रेनफॉल। तो मास कर्व ऑफ रेनफॉल, हालांकि ये भी हो सकता है टोटल रेनफॉल ऑफ 24 आवर्स पे, बट नॉन रिकॉर्डिंग से भी होता है, तो इसमें ये क्या खास हो गया? तो मास कर्व। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस गिव्स मास कर्व ऑफ रेनफॉल। क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम कर्व को हम लोग क्या बोल देते हैं? मास कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो मास कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। बिल्कुल, फ्लो मास कर्व क्या होता है? क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज इन टाइम, discharge in percentage probability of flow being equal or exceeded, cumulative discharge, volume and time in chronological order। तो आंसर क्या होता है इसका? सी होता है, फ्लो मास का। क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज, वॉल्यूम एंड टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फ्लो मास का। A graph of cumulative value of any hydrologic quantity generally as the ordinate plotted against the time as abscissa is known as mass curve। mass curve, ठीक है। When cumulative volume of runoff is taken as hydrologic quantity, the mass curve may be called a flow mass curve or simply a mass curve। ठीक है। It is the integration of hydrograph and therefore represent the area under the hydrograph from one time to another, from one time to another। बेटा बी में वो प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में, बी में प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, यहाँ पर टाइम वर्सेस ग्राफ है, यहाँ पर क्या है? टाइम वर्सेस ग्राफ। ठीक है, ये इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है ऐसा, इधर टाइम है और इधर वॉल्यूम है। तो फॉर एग्जांपल कोई रिजर्वायर है, जैसे उसके अंदर वाटर स्टोर हो रहा है, तो पहले आपके पास ये टाइम होगा तो आपको इतना वॉल्यूम मिलेगा, फिर ज्यादा टाइम के लिए फिर इतना वॉल्यूम मिलेगा, फिर उसके लिए फिर इतना वॉल्यूम मिलेगा।
तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर टाइम वर्सेस है, जो बी ऑप्शन है उसमें प्रोबेबिलिटी वर्सेस है। ठीक है, नाउ डायरेक्ट रन ऑफ कंजिस्ट ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ कंजिस्ट ऑफ, तो डायरेक्ट रन ऑफ में आपका एक सरफेस रन ऑफ आता है, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो आता है, एंड प्रेसिपिटेशन ओवर स्ट्रीम आता है। ये तीन चीजें आती हैं। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पर रेनफॉल हो रही है, तो रेनफॉल में क्या होता है, कुछ वाटर तो डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जाता है सरफेस के थ्रू, तो ये जो सरफेस पर है वो है आपका सरफेस रन ऑफ। ठीक, कुछ वाटर क्या होता है, यहां से नीचे जाएगा और पार्ट बन जाएगा ग्राउंड वाटर टेबल का, यहीं पर रहेगा, लेकिन कुछ वाटर अंदर अंदर फ्लो करके दोबारा से रिवर में मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड के अंदर ही अंदर जो वाटर यहां जा रहा है उसी को हम बोलते हैं इंटरफ्लो या प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। और कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर आपका डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कुछ बारिश रिवर के ऊपर ही हो जा रही है। ठीक है, तो ये सब मिलकर आपको क्या कर देंगे, डायरेक्ट रन ऑफ का। एक मिनट यार, जरा ऐप वालों का कॉल। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट इज इंडिकेटेड बाई, क्या देखिएगा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की बात हो रही है। जरा सा वेट कर लीजिए, एक्चुअली वेबसाइट पे क्या हो रहा है कि जो सिंगल कोर्सेज है ना उनके जरा बैचेस नहीं चल रहे हैं, तो उसको सही करवाना है। एक सेकंड का वर्क और है। हाँ जी, तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की बात हो रही है, आवाज आ रही है आपको। देखिए ड्रॉट्स, सबसे पहला होता है मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। तो एज पर आईएमडी, ठीक, अगर लेस देन 25% प्रेसिपिटेशन होता है तो नो ड्रॉट, 26 से 50% तो मॉडरेट, और 50% से ज्यादा होता है तो सिवियर।
सिवियर। बट ये जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू क्या है, मेट्रोलॉजिकल है। जब से आपसे पूछा क्या हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल में क्या है, मार्क डिप्लीशन ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर अगर ग्राउंड वाटर में आपको देखने लगेगा कि पानी की अगर कमी हो रही है, लेवल डिक्रीज कर जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलॉजिकल बोलेंगे, हाइड्रोलॉजिकल। फिर इसका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कि इंडेक्स होता है एडिटिव इंडेक्स, पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन, कितना इवापोर ट्रांसपिरेशन हो सकता है और कितना एक्चुअल में हो रहा है अपॉन पीईटी, कितना खाना आप खा सकते हो और कितना आपको मिल रहा है उसका रेशो। तो अगर ये इंडेक्स आपका 0 से 25 है तो माइल्ड, 26 से 50 है तो मॉडरेट एंड मोर देन 50 है तो सीवियर। तो इन वैल्यूज को और इनको एक तरीके से कोरिलेट कर रखा है, राइट। तो हमसे हाइड्रोलॉजिकल पूछा है तो इसके लिए क्या आएगा, मार्क डिप्लीशन ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ना होकर डी होगा, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर डेफिसिट। जहां कहीं भी सरफेस एंड ग्राउंड वाटर डेफिसिट होगा वहां पर आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका पेज आपके इसमें पीडीएफ में भी लगा दिया, मिल जाएगा। A rainfall with an intensity of 5 millimeter per hour is 5 mm per hour is called। तो 2.5 to 7.5 जो था वो आपका क्या था, मॉडरेट था, तो ये उसी के बीच में आ रहा है इसीलिए मॉडरेट है। सर मुझे कोर्स परचेज करना है, नेकी और पूछ पूछ भाई साहब, व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करें 7409970758। यार अपने कोर्सेज उतने मतलब उस हिसाब से सेल नहीं हो रहे जिस हिसाब से अपना कंटेंट है ना। मुझे नहीं लगा, मतलब अपनी तारीफ ज्यादा नहीं करनी चाहिए, बट जो कंटेंट हमारे जो टू दी पॉइंट कंटेंट है ना, इतना टू दी पॉइंट कंटेंट मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिल रहा होगा। बिल्कुल एकदम आपके जो ये जेईई एग्जाम है उनको टारगेट करते हुए इतना कंसाइज वे में, इतना कंसाइज वे में, मतलब सब कुछ दे रखा है, थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं लगातार। सोचिए आज 125वां सेशन है नॉन स्टॉप, और अभी एग्जाम तक जाते जाते 400 हो जाएगा सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे मतलब हो सकता है कि भाई बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मेडीजी की फैकल्टीज तक अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आप वहां पर केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे, वही 50 या 60 लेक्चर में जाकर एक सब्जेक्ट खत्म होगा। यहाँ पर वही लेक्चर वही कंटेंट आपका 20 से 30 घंटे में खत्म हो जा रहा है, 20 to 30 आवर्स में। ठीक है, तो कम टाइम में आपका ज्यादा कंटेंट कवर हो रहा है। और दूसरी बात क्या है कि फिर हमसे ही थ्योरी और यहीं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सेम, उससे तो सारी चीजें एक साथ हो जाती है। मुझे पता है कि मैंने क्यूआरपी में क्या करवा रखा है, तो जो चीज मैं यहाँ करवा दूंगा उसको पेड बैच में नहीं करवाऊंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, डबल डबल एफर्ट नहीं जाएगा आपका। वहां पर थ्योरी पढ़ी, वहां पर कुछ अलग क्वेश्चंस का सेट पढ़ा आपने, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे की, एक कॉम्प्लीमेंट एक बहुत बेहतरीन पैकेज जो वो बन जाता है। और फी कितनी, मात्र 3000 रुपए, मात्र 3000 रुपए है ना, 3000 रुपीज ऑनली फी है। चलिए कोई बात नहीं। कैसी चल रही है प्रिपरेशन रीमा जी, बहुत टाइम बाद नजर आई आप। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। An imaginary line joining points of equal rainfall of a particular duration with a particular return period is called। और सोचो जब लास्ट टाइम वाला यूपीपीएससी यही था, जब उसमें इतने क्वेश्चन उस समय तक के कंटेंट से चले गए, तो अब जब इतने सेशंस और हो जाएंगे तो फिर कहां से क्वेश्चंस आएगा। थैंक यू दिलीप। अच्छा फीड डाउन कर दें इससे डाउन क्या करेंगे फिर तो वो
गड़बड़ हो जाएगी। दक्ष मलिक, कैन यू टीच इन फ्री? फ्री तो पढ़ा रहे हैं यार और ये फ्री तो है एक तरीके से। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका? तो इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल, शब्दों पर ध्यान देना, इक्वल रेनफॉल ऑफ अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। अगर यहां तक की बात होती, अगर यहां तक की बात होती तो आपका हो जाता आइसो हाइट्स, यहां तक हो जाता आइसो हाइट्स। बट जब इसमें साथ में लग जाता है, जब इसमें साथ में लग जाता है विद अ पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड इज कॉल्ड, पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड इज कॉल्ड, तब ये बन जाता है आपके पास आइसोप्यूवियल। तो आइसोप्यूवियल एंड आइसोहाइट्स ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन होती है। अरे भाई साहब, यूपी पुलिस फिर तो डर के रहना पड़ेगा चलिए, कल तक पता होता तो मेरा वो पीवीआर रुका हुआ था आपको बता देते, है ना, एसपी ऑफिस में। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आइसोप्यूवियल एंड आइसोहाइट्स आर ऑलमोस्ट सेम, बट जब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी जब इससे कनेक्ट कर दी जाएगी तब आपका क्या हो जाएगा, ये आइसोप्यूवियल बन जाएगा। यहां से पढ़ सकते हैं आप, आइसोप्यूवियल मैप्स इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द स्टैंडर्ड आईडीएफ कर्व्स, इंटेंसिव ड्यूरेशन डायग्राम, IMD हैज स्टैंडर्डाइज्ड आइसोप्यूवियल मैप्स। इसमें क्या होता है, लाइंस ऑफ इक्वल रेनफॉल कॉल्ड आइसोप्यूवियल लाइन, देखो इक्वल रेनफॉल कॉल्ड आइसोप्यूवियल लाइन, इनको हम लोग आइसोहाइट्स ही बोलते हैं, हैव बीन ड्रॉन ईच फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन एंड अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया आपका, आइसोप्यूवियल और आइसोहाइट्स में कंफ्यूजन हो जाता है। अभी कोई पूछा था आइसोक्रोन, तो भैया ये भी पढ़ लो। आइसोक्रोन इज अ लाइन ड्रॉन ऑन मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स एट विच समथिंग अकर्स एट सेम टाइम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वाले पॉइंट्स को मिलाने पर, या है ना, सेम पॉइंट पर जहां जहां से वाटर को पहुंचने में सेम टाइम लगता है, वो सबके लिए आइसोक्रोन था। आइसोहाइट आपको मालूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज अडॉप्टेड इन इंडिया इज ऑफ। ठीक है, तो ये तो हमने पहले ही कहा, रिपीटेड टाइप हो गया, नेचुरल सिफॉन टाइप हो गया। अरे अनअकैडमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यार, हम छोटे टीचर हैं, वहां कहाँ हम पढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट रेन्स बिटवीन 2 PM एंड 3 PM, 2 से 3 बजे के बीच में बारिश हुई, एंड द एंटायर बेसिन एरिया जस्ट स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग वाटर एट 3 PM टू द आउटलेट, देन द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विल बी, देन द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विल बी। तो यहां पर क्या है कि आपके पास मान लीजिए कि एक कैचमेंट एरिया है, ठीक है, और सारा वाटर जो है वो यहां पर होते हुए, ये फिर यहां पर क्या है, एक रिवर फ्लो कर रही है। तो यहां जो दूर दराज वाले पॉइंट होंगे, जब बारिश होगी, जब बारिश होगी तो यहाँ का पानी जो होगा वो पहले पहुंच जाएगा रिवर में, यहाँ का पानी बाद में पहुंचेगा, यहाँ का वाटर और बाद में पहुंचेगा। सब जब सबसे बिल्कुल लास्ट वाला जो ये जो रीजन है, बाउंड्री रीजन, जब यहां से भी वाटर यहां तक पहुंचने लगता है या आउटलेट पर पहुंच जाता है, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा भाई, 2 बजे बारिश हुई या 3 बजे पानी मिल रहा है, इसका मतलब 60 मिनट्स, कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the pH of the falling rain drops below x, it is termed as acidic. What is the value of x? x की तो कोई वैल्यू नहीं होती, x तो x है, बट ठीक है, पूछ रहा है तो बता दो। हाँ जी, कितना हो जाएगा? तो वैसे तो 5.6 लेते हैं हम लोग, बट गिवन ऑप्शन में अगर हम लोग 5 ले लेंगे तो इसके नीचे
हाँ, जब देखो प्रेजेंट की वैल्यू होती है, बोल रहे हो हमारे लिए कोई प्रेजेंट लेके आया तो वैल्यू हमेशा प्रेजेंट की होती है ना। एक्स की क्या वैल्यू, ये खेल जाते हैं कहीं भी। क्या कहना, प्रोफेसर भी इंजीनियरिंग किया ना, तो क्वेश्चन बनाते समय खेल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं मनोज, मुझे ध्यान है दिलीप का, मेरी घड़ी, मैंने सामने घड़ी लगवा लिया तो मुझे टाइम का पता है। 8:56 हो रहा है, 4 मिनट बाकी है अभी। थैंक यू अनुपम गौतम जी। हाइड्रोलॉजी डील्स विथ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हमारा मतलब अभी जो है वेबसाइट पर रेजर पे लग गया, तो वहां से आज पहला कोर्स जो है वो ऑटोमेटिक परचेज किया एक इसने, फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो मुझे लग रहा था वो फ्लूइड मैकेनिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर है, शायद जिस क्वालिटी का मैं बना सकता था, मुझे मतलब खुद को लग रहा था। तो अब फिर उस पर भी कोर्स चला नहीं, वहां पर वो दिक्कत आ रही थी। अभी जो आपको बताया ऐप वालों से बात हुई, तो फिर मैंने ऐसे यूट्यूब वीडियोस के लिंक दिए, मैंने कहा यार जब तक वो दिक्कत सॉल्व हो रही है आप यहाँ से देख लो। उसने लेक्चर देखने स्टार्ट किए, तो उसका पहला लेक्चर देखते ही मैसेज आया, सर मतलब मैंने बहुत बार फ्लूइड पढ़ी बट मैंने इस तरीके से फ्लूइड नहीं पढ़ा, मतलब मजा आ गया। तो मतलब इतना अच्छा लगा वो पढ़कर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि उसने जब मैसेज गया ना, यार चलो बढ़िया, एक रिलीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलॉजी डील्स विद, थैंक यू अंशु जी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ लैंड, प्रोसेस ऑफ नेचुरल साइंस ऑफ वाटर, प्रोसेस ऑफ वेरियस वाटर फेजेस। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी सारी हो जाएंगे, सब आ जाएंगे इसके अंदर, हाइड्रोलॉजी के अंदर। वैसे होता है हाइड्रोलॉजी को हम लोग बड़ा ही इग्नोर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट है, लेकिन आप समझ लो वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सब्जेक्ट ही होने चाहिए, पानी के लिए डील कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लास्ट टाइम हमारी जो सबसे हाईएस्ट लाइव वॉचिंग गई थी वो एफएमएस, जब हमने पहली बार मेरे ख्याल से 300 को क्रॉस किया था, तो इस तरह से। चलिए आज का फिर लास्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, ऑल दी थ्री मेंशन हियर, बीच में लिया ऐसे, अकरेंस ऑफ वाटर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट सबको कंबाइन कर दिया, तो ऑल ऑफ थ्री, ऑल थ्री। ठीक है, अभी 1 मिनट और, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इन अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल द एवरेज रेजिडेंस टाइम ऑफ वाटर इन द ग्लोबल, एवरेज रेजिडेंस टाइम क्या होता है, एवरेज रेजिडेंस टाइम क्या होता है। अच्छा 400 प्लस गई थी। ठीक है, एवरेज रेजिडेंस क्या होता है, वाटर डिफरेंट फेजेस में रहता है, कभी वेपर फेज में रहेगा, कभी रन ऑफ की फॉर्म में रहेगा, कभी इंटरसेप्शन की फॉर्म में रहेगा, कभी प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन वाली फेज में जाएगा, कभी। तो सबसे ज्यादा जो रहता है वो ओशियंस में रहता है, ओशियंस में रहता है। ओशियंस इज लार्जर देन दैट ऑफ द ग्लोबल ग्राउंड वाटर। ठीक है भाई, आज का ये लास्ट क्वेश्चन। गुड नाइट एवरीवन। ऐप वालों का कॉल